मैं प्रश्न के आलोक में कि बड़ी संख्या में आज भी डीएनटी महिलाएं एनआरएम के दायरे से बाहर रह गई थी और उसका कारण था कि उनकी जो बस्तियां हैं बिखरी हुई रहती हैं, अलग अलग स्थानों पर रहती हैं। ये कहीं जंगलों में रहते हैं, कहीं पहाड़ों पर रहते हैं, कहीं बस्तियों के बाहर रहते हैं या सड़कों के किनारे छोटे छोटे इस तरह की झुग्गियां बनाकर रहते हैं। और इसके कारण से लगातार गतिशील जीवन शैली और जो मौजूदा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क से सीमित जुड़ाव के कारण उन्हें इस योजना में शामिल करना एक कठिन काम था। एनआरएम से डीएनटी की महिलाओं का बाहर रह जाना किसी नियत का नहीं बल्कि संरचनात्मक कारणों का परिणाम था। एनआरएल ने मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों को सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से उनको अपनी विशिष्ट शैली के कारण जोड़ते हुए उनको सशक्तिकरण के लिए ये अभियान चलाया जाता है। और जो हमारी जो डीएनटी समुदाय की बहनें हैं, ये बिखरी हुई बस्तियों में रहने के कारण योजनाओं के लाभ से वंचित थीं। इसके कारण से इनको एनआरएम से जोड़ने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम किया जा रहा है। और उनके जो दस्तावेज हैं, औपचारिक पहचान और दस्तावेज इनको भी बनाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि हमारी बहनों को इन दस्तावेज बना करके उनको शासन की इस योजना का लाभ दिलाने के लिए पहल की जाए। और बहुत सारे स्थानों पर हम देखते हैं कि जब इस तरह से इनकी बसाहट होती है, बाकी समाज के साथ में इनका एकीकरण नहीं हो पाता और इसके कारण से शासन की योजनाओं की जानकारी से भी वंचित होती हैं। मैं एक बार पुनः सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम अपने क्षेत्र में रहने वाले डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बंधुओं के साथ में जाकर के उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पहल करें, ताकि वो भी मुख्य धारा के साथ में जुड़कर विकास की दौड़ में आगे बढ़ सकें। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, समाज के इन हमारी अंतिम छोर पर रहने वाली बहनों को भी उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करके आजीविका मिशन के साथ में उनको जोड़ा जा रहा है। माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। प्रतिमा मंडल जी। Thank you, Chairperson, sir, for allowing me to ask one supplementary question. Madam, the 2017 Data Commission on DNTs recorded that it could not complete a nationwide socio-economic survey because the ministry repeatedly denied it the required funds, despite these communities being described as most backward. Why did the government starved its commission of resources, and why even 8 years after the report no dedicated nation survey has been undertaken for this communication? Sir, I would like to know from the Honorable Minister, kindly reply on this. माननीय सभापति महोदय जी, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की संवेदनशीलता थी कि 2015 में आयोग का गठन किया गया और 2017 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही डीएनटी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई। लगभग उस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लगभग 15 करोड़ डीएनटी समुदाय के बंधु अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और ऐसे सारे बंधुओं को इस योजना के माध्यम से उनको सशक्त करने का निरंतरता के साथ में अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये अभियान में जब तक राज्य सरकारों की उनमें सहभागिता नहीं जुड़ेगी, सभी जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग उसके साथ में नहीं जुड़ेगा, तब तक वो इन योजनाओं के लाभ से वंचित रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि उनको बीमा का लाभ भी मिलना चाहिए, उनको आजीविका के मिशन के साथ में भी उनको जोड़ा जाना चाहिए, उनके बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी होना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिलना चाहिए। ये तभी मिलेगा जब राज्य सरकारें भी और हमारे जनप्रतिनिधि भी आगे आकर योजना के साथ जुड़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 226 माननीय सदस्य श्री CN अन्नादुरई जी। थैंक यू चेयरपर्सन मैम। क्वेश्चन नंबर 226 माननीय मंत्री जी। विवरण सभा पट में रख दिया गया। माननीय सदस्य। May the Honorable Minister inform whether all sanctioned scientific and technical posts in the KVK at Tiruvannamalai are presently filled, and if not, the
number of vacant posts and the timeline fixed for filling them. माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति, तमिलनाडु में जो सांसद श्री अन्नादुरई जी ने पूछा है, वर्तमान में तमिलनाडु में 31 केवी के कार्यरत है। जिलावार विवरण संलग्न उनको दे दिया गया है। तिरुवल्लुवर और रामनाथपुरम में जिले में 1-1 केवी के मौजूद है। कांचीपुरम जिला में अभी कोई केवी के नहीं है। नए जिलों में केवी के खोलना निर्धारित मानदंडों के आधार पर एक निरंतर प्रक्रिया है, उसके तहत किया जा रहा है। जहां तक सांसद जी ने पूछा है, केंद्र सरकार द्वारा आईसीआर के माध्यम से तमिलनाडु में सभी केवी को आधुनिक तकनीकी प्रसार के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और 2021-22 में इनको से लेकर 2025-26 तक अवधि के दौरान आईसीआर द्वारा तमिलनाडु केवी को कुल 326.4 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। और जहां तक उनके वहाँ उसके अंदर जो केवी के अंदर जो स्टाफ की बात है, तो 80% केवी का स्टाफ वहाँ तमिलनाडु में है और जहाँ भी और कोई जरूरत पड़ेगी तो और उसकी व्यवस्था की जाएगी। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न। In the view of Tirunelveli being predominantly rain-fed district, may the minister state whether the KVK has effectively promoted climate resilient crops, micro irrigation and digital advisory services, and what measurable outcome have been achieved so far? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदया, जैसे पूरे तमिलनाडु के अंदर निरंतर केवीके को सुदृढ़ करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने आधारभूत संरचना को अपग्रेडेशन क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार केवीके की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 21 से 26 तक इस अवधि के दौरान तमिलनाडु के केवीके के 2 प्रशासनिक भवन को 2 किसान छात्रावास, 20 प्रदर्शन इकाइयाँ, 30 कृषि मशीनें, उपकरण, वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा हमारे सभापति महोदया 29 मई से 12 जून तक जो तमिलनाडु में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया, उसके तहत आधुनिक कृषि तकनीकों के जागरूकता फैलाकर वह अभियान तमिलनाडु के 31 जिलों में आयोजित किया गया, जिसमें 7.1 लाख किसानों ने भाग लिया। 3.20 लाख महिलाओं ने उसमें शामिल हुए और जो कुल प्रतिभागी है उसमें 45.6% महिलाओं ने भाग लिया। और कृषि विज्ञान केंद्र, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो माननीय सांसद जी कह रहे हैं, हमारे कृषि की उपलब्धि के लिए देश में 68 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 113 आईसीआर के अनुसंधान संस्थान हैं, 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, तंत्र मौजूद है, जिसमें देश में अनाज के भंडार भरे हैं। सभापति महोदया, आपको पता है कि 60 के दशक में ऐसी स्थिति आ गई थी, अनाज की बहुत बड़ी भारी कमी आ गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह आह्वान किया था देश की जनता से कि एक हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें। हमारे केंद्र सरकार द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा और हमारे किसानों के द्वारा आज 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को फ्री अनाज दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूँ, आपकी डीएम की सरकार क्या कर रही है? आपकी डीएम की सरकार, जब मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100% तमिलनाडु को पैसा दिया है। 100% मोदी जी का सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर तमिलनाडु को सबसे ज्यादा 100%। कोई एनडीए की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी तमिलनाडु सरकार को सबसे ज्यादा मदद दी गई है।
माननीय सदस्य श्री नवसखनी के जी। माननीय सदस्य श्रीमती डी के अरुणा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अब मुझे मौका देने के लिए। मैं समझती हूँ कि आंध्र प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्रों ने पिछले साल विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सम्माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूँ इस संबंध में अधिक जानकारी और इस वर्ष मंत्रालय की भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रदान करें। सांसद जी ने एक बहुत ज्वलंत प्रश्न पूछा है। तमिलनाडु के कृषि विज्ञान केंद्र में केवीके के माध्यम से हैदराबाद द्वारा विकसित भारत कृषि संकल्प यात्रा जो 15 नवंबर से 25 नवंबर 2024 तक आयोजित की गई, उसका उद्देश्य योजनाओं को संतुलित सैचुरेशन कवरेज सुनिश्चित करना और अग्रणी योजनाओं के अंतिम छोर तक पहुंचाना, लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करना, इसके लक्ष्यों को वंचित और कमजोर वर्गों तक पहुंचाना, सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी का प्रसार करना और यात्रा के दौरान पहचाने गए संभावित लाभार्थियों को पंजीकरण कराना शामिल था। राज्य की सभी 12,525 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कुल 28.93 लाख प्रतिभागी, जिनमें 17.4 लाख महिलाएं जो 59% शामिल थी, ने भाग लिया। प्रमुख आउटरीच गतिविधियों में सुरक्षा बीमा 3.14 लाख लाभार्थी, जीवन ज्योति